नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में ये आपका आज आखिर मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि अब एसएससी जीडी की परीक्षा जो है वो आपकी आरंभ हो गई है। तो उसी क्रम में ये आपका आज का लास्ट मॉक टेस्ट होगा। अब आगे जो मॉक टेस्ट हम पढ़ेंगे तो आगामी जो आपकी वैकेंसी हैं, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो उसके आधार पर जो आपके जीएस के क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन के आधार पर ही हम उसमें कवर करेंगे। तो आगामी जो आपकी अब सीरीज होगी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, इसके मद्देनज़र जो भी आपके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके होंगे या जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं या आगामी वर्षों में पूछे जाने की संभावना है, वो आगे की सीरीज में हम कवर करेंगे। तो एसएससी जीडी तक जो अभी तक हमने इसमें क्वेश्चन कराएं, 50 मॉक टेस्ट आप कर चुके हैं और एक आपके मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो आप 1000 जो क्वेश्चन को संग्रह है, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, वो आप इस सीरीज में कर चुके हैं। अब आपकी परीक्षा आरंभ हो गई है और आप देखेंगे कि इस मॉक टेस्ट से आपको कितना फ़ायदा मिला है। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको मॉक टेस्ट जो सीरीज कराई गई है ये आपको आपके पेपर में कितना बेनिफिट आपको साबित हुई। तो आगे जो अब मॉक टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, तो इसके आधार पर आपके टॉप 20 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे जीएस से संबंधित, और रोजाना वो शाम को आपको उपलब्ध रहेगी। जी, आज आखिर का जो आपका मॉक टेस्ट है एसएससी जीडी का, वो हम देखेंगे इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए गए। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात कितना है। तो आपको बताना है जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार आपका लिंगानुपात कितना है। 946 है, 927 है, 943 है या 930 है। आप बताएंगे कि लिंगानुपात आपका कितना है। तो लिंगानुपात जो 2021 की आपकी जनगणना हुई है, 2021 यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसे आप 2011 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? 2011 आपको पढ़ना है, क्योंकि 2021 में तो कोई जनगणना आपकी हुई नहीं है। 2011 आपको पढ़ना है। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात आपका कितना है। तो 2011 की जो आपकी जनगणना है उसके अनुसार जो आपका लिंगानुपात कितना है, यहाँ पे 943। लिंगानुपात आपका कितना है? 943 है। कितना है? 943। लिंगानुपात होता क्या है? 1000 महिलाओं पर पुरुषों की जो आपकी संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य में, सर्वाधिक लिंगानुपात अगर आपसे पूछ रहा है तो सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य में है, जी केरल राज्य में है। और न्यूनतम आपसे पूछे कि न्यूनतम कौन से राज्य में लिंगानुपात है, तो आप याद रखेंगे न्यूनतम कौन से राज्य में, आपका हरियाणा में। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार तो आपका लिंगानुपात कितना है? 943 पूरे भारत का। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में और न्यूनतम कौन से राज्य में? आपका हरियाणा में। क्लियर हो गया? जनगणना अगर आपसे पूछे जनगणना कौन सी सूची का विषय है, केंद्र सूची का आपका विषय जनगणना। विश्व भारत में सबसे पहले जो जनगणना है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, और प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपकी प्रारंभ की गई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आपकी जनगणना की जाती है। तो ये जनगणना के आपके क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके पक्षी विहार है और एक तरफ आपके स्थान है। तो ये पक्षी विहार आपके उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बखीरा संत कबीर नगर है, ओखला गाजियाबाद है, पार्वती अर्गा, ये पूरा नाम है पार्वती अर्गा रायबरेली, और लाख बहुस कहाँ पर? आपका कन्नौज। तो आपको बताना है सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है आप कमेंट करके बताएं। तो पार्वती अर्गा क्या है? पार्वती अर्गा। पार्वती कौन है? गॉड है। पार्वती कौन है? गॉड। तो गॉड से आप याद रखेंगे, गॉड से याद रखेंगे कौन से जिले में स्थित है? गोंडा में। रायबरेली में नहीं है। गोंडा जिले में स्थित है, रायबरेली में नहीं है। इसलिए कौन सा सम्मिलित नहीं है? पार्वती अर्गा। बखीरा आपका कहाँ पर है? संत कबीर नगर, सही है। ओखला गाजियाबाद में, सही है। और लाख बहुस कहाँ पर? आपका कन्नौज में, सही है। आपसे पूछा जाएगा
उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाला प्रथम पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? प्रथम पक्षी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पक्षी अभ्यारण्य आपका कौन सा है, तो इसको आप याद रखेंगे प्रथम पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। एक आप ये याद रखेंगे जी सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा, और एक याद रखेंगे सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो प्रथम पूछे तो प्रथम आप याद रखेंगे नवाबगंज। कौन सा है? प्रथम पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का नवाबगंज। नवाबगंज आपका 1984 में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आपका उन्नाव में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आपका उन्नाव में स्थापित किया गया था नवाबगंज। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ रहा है, सबसे बड़ा आप याद रखेंगे लाख बहोश। क्या है? लाख बहोश। और लाख बहोश कहाँ पर है? लाख बहोश आपका कन्नौज में। लाख बहोश कहाँ पर? आपका कन्नौज में। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा याद रखेंगे पटना। नाम पटना है लेकिन है कौन से जिले में? आपका ये यूपी में है। और यूपी में कौन से जिले में? एटा में। कौन से जिले में? एटा में। तो याद रखेंगे ये आपके पक्षी अभ्यारण्य, इनमें कौन सम्मिलित नहीं था? पार्वती अर्गा कहाँ पर? आपका गोंडा में। प्रथम कौन सा है? प्रथम अगर आपसे पूछ रहा है तो प्रथम आप याद रखेंगे कौन सा? नवाबगंज। 1984 में उन्नाव में स्थापित किया गया। सबसे बड़ा लाख बहोश है कन्नौज में, सबसे छोटा पटना है एटा में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के सही सुमेलित आपको करना है। एक तरफ आपके जल विद्युत केंद्र परियोजना है और एक तरफ आपका क्या है? नदी। तो एक तरफ क्या है? ये जल विद्युत परियोजना और एक तरफ क्या है? आपकी नदी। तो आपको बताना है सुमेलित करके कि इनको आपको सही सुमेलित करके बताना। माता टीला कौन सी नदी पर स्थित है? जायकावाड़ी कौन सी नदी पर है? ओबरा किस नदी पर है? और आपसे शिव समुद्रम कौन सी नदी पर है? बताएंगे कमेंट करके। माता टीला आपने पढ़ी होगी, माता टीला परियोजना। माता टीला आप पढ़ते हैं। माता टीला कौन सी नदी पर? आपका बेतवा नदी पर स्थित है। और बेतवा नदी पर कहाँ पर? आपका ललितपुर में। ललितपुर कहाँ पड़ता है? ललितपुर पड़ता है आपका यूपी में स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जी, नेक्स्ट क्या है? जायकावाड़ी। जायकावाड़ी अगर आपसे पूछा जा रहा है, जायकावाड़ी परियोजना ये कौन सी नदी पर है? ये आपकी गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर कौन से राज्य में? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए ओबरा। क्या है? आपका ओबरा। ओबरा अगर आपसे पूछ रहा है ये कौन सी नदी पर है? ये आपका कौन सी इसमें इसको सही सुमेलित करना है। ओबरा, ओबरा आप याद रखेंगे कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर। कौन सी नदी है? रिहंद नदी पर। और ये कहाँ पर? आपका सोनभद्र में। कहाँ पर? आपका रिहंद नदी पर, सोनभद्र यूपी में स्थित है। कौन सी? आपकी ओबरा। शिव सामुंदर अगर आपसे पूछे कि शिव सामुंदरम आपका कौन सी नदी पर है? शिव सामुंदरम आपका कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। और कहाँ पर? आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में आपका स्थित है। देख लेंगे सभी। आपसे पूछा जा रहा है माता टीला। माता टीला आप याद रखेंगे बेतवा नदी पर, ललितपुर यूपी में स्थित है। जायकावाड़ी आपसे पूछ रहा है, जायकावाड़ी गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। ओबरा आपसे पूछ रहा है रिहंद नदी पर, सोनभद्र में। और शिव सामुद्रम पूछे तो कावेरी नदी पर, कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई? ये आपके सामने स्थान है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मिर्जापुर या प्रतापपुर देवरिया? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई? जी, भारत की पहली चीनी मिल आपसे पूछा जाए तो चीनी मिल आपकी कहाँ पे स्थापित की गई? ये स्थापित की गई थी आपकी प्रतापपुर देवरिया में। किस वर्ष स्थापित की थी? 1903। किस वर्ष स्थापित की थी? 1903 में स्थापित की थी प्रतापपुर देवरिया में। क्लियर हो गया? प्रतापपुर देवरिया में कब स्थापित की थी? 1903। तो भारत की पहली चीनी मिल आपसे पूछ रहा है कहाँ पे स्थापित की गई थी? प्रतापपुर देवरिया में। और किस वर्ष की थी स्थापित? 1903 में। क्लियर हो गया? किस वर्ष स्थापित की थी? 1903 में जी। और आपसे पूछा जाए चीनी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, यानी गन्ना अनुसंधान। अगर आपसे पूछे चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चीनी अगर पूछ रहा है तो चीनी आप याद रखेंगे। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? आपका कानपुर में।
और गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछे, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका लखनऊ में, और गन्ना प्रजनन केंद्र पूछे तो कहाँ पर आपका कोयम्बटूर में, कहाँ पर है, कोयम्बटूर में स्थित है, कहाँ पर आपका कोयम्बटूर। क्लियर हो गया। इन क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। पहली चीनी मिल प्रतापपुर 1903 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है जयचंद का किला। क्या है, जयचंद का किला कहाँ स्थित है, दिल्ली, कन्नौज, वाराणसी, गाजीपुर। जयचंद, जयचंद आपने पढ़ा होगा शासक जयचंद, तो जयचंद का किला आपको बताना है कि जयचंद का किला कहाँ स्थित है। जो आप गहडवाल वंश पढ़ते हैं, गहडवाल वंश का शासक कौन है आपका, जयचंद, तो आपको बताना है कि जयचंद का किला कहाँ पर स्थित है, जयचंद का किला कहाँ पर स्थित है, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे जयचंद का किला कहाँ पर स्थित है। जी, जयचंद किले की अगर बात करें, जयचंद किला आपको बताएं, जयचंद, जयचंद कौन से वंश से संबंधित था आपका, गहडवाल वंश। कौन सा वंश है जी आपका, जयचंद का वंश अगर आपसे पूछ रहा है, गहडवाल वंश का शासक है कौन, जयचंद। कौन है, जयचंद चंद्रदेव। और राजधानी आप पढ़ते हैं वाराणसी या कन्नौज। तो इसका जो आपका किला है ये कन्नौज में है, और कन्नौज आप पढ़ते हैं कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, गंगा नदी के किनारे बसा शहर है, कौन सा, कन्नौज। इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, कन्नौज। एक आप युद्ध पढ़ते हैं, युद्ध का नाम क्या है, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है जी आपका, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध अगर आपसे पूछा जा रहा है, चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध आपने पढ़ा होगा। चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। और आपने पढ़ा होगा मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था, मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित कर दिया था जी, जयचंद को। किसको पराजित कर दिया था, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। कौन से युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। क्लियर हो गया, कौन से युद्ध में पराजित कर दिया, चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो दांतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या उपकला या एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। आपको बताना विटामिन ई। विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई आपको बताया नींद में से किसके सामान्य स्वास्थ्य या किसके लिए आपका आवश्यक होती है विटामिन ई। तो विटामिन ई आप याद रखेंगे ये क्या है, उपकला। क्या है, उपकला या एपिथेलियमी। क्या है, उपकला या एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। क्या है, उपकला या एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए क्या होता आपका, विटामिन ई मुख्य महत्वपूर्ण आपका होता है। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है, तो दांतों की जो कठोर इनेमल परत है वो आपको बतानी है क्या होती है। वैसे तो दांत आप पढ़ते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस से इसका निर्माण होता है, लेकिन जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से आपको बताना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, या कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। आपको बताना है कमेंट करके दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे जी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट इसमें आपका होता है। तो इसी से आपका क्या है, दांतों की कठोर इनेमल परत जो है इससे आपकी बनी होती है। किससे बनी होती है, आपकी हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्लियर हो गया, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से आपकी बनी होती है जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तीसरी, पांचवी, चौथी या सातवीं। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी, तीसरी, पांचवी, चौथी या सातवीं। पंचवर्षीय योजना आप पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ये हमने कौन से देश से लिए, आपकी रूस देश से हमने लिए पंचवर्षीय योजना, लेकिन अब आपकी समाप्त कर दी गई है क्योंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल 2012 से और 2017 तक था। जिसका कार्यकाल क्या था जी, 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल था। क्लियर हो गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आपको इसमें से याद रखना है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अब इसमें क्वेश्चन है कि जो पंचवर्षीय योजना है जिस केवल 4 वर्ष की थी, कौन सी थी, आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसका कार्यकाल आप पढ़ते हैं 1974 से 1978, क्योंकि 1977 आपने पढ़ा होगा
1973 में एक नई सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और नई सरकार कौन सी बनी थी आपकी, आपने पढ़ा होगा जनता दल की सरकार बनी। तो जनता दल की सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया 1978 में, और इसके स्थान पर एक नई योजना चलाई गई, उसे बोलते हैं अनवरत योजना। कौन सी योजना है, अनवरत योजना। तो अनवरत योजना आपने पढ़ा होगा, इसका जो समय रहा 1978 से 1980 तक इसका समय रहा था। फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक आपने पढ़ी होगी। तो अनवरत योजना का अगर आपसे पूछे जनक कौन है, तो जनक आप याद रखेंगे रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। तो इसका जनक कौन है, गुन्नार मेडल। कौन है आपका जनक, गुन्नार मेडल, याद रखेंगे। तो पंचवर्षीय योजना थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा, भारत सरकार द्वारा, एसबीआई द्वारा या भारतीय यूनियन ट्रस्ट द्वारा। आप बताएंगे सभी किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा, भारत सरकार द्वारा, एसबीआई द्वारा, भारतीय यूनियन ट्रस्ट द्वारा। तो आपको याद रखना है 1 रुपए का जो आपका नोट है, 1 रुपए का नोट जो भारत सरकार द्वारा और कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जारी करता है। जबकि अन्य सभी नोट किसके द्वारा, आरबीआई बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। अन्य सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई बैंक के गवर्नर के। आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1935 में। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था जी, 1949 में। आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर आपका, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969 में। आपसे पूछा जाएगा जी 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 15 अप्रैल 1980 में। कब हुआ, 15 अप्रैल 1980 में। क्लियर हो गया। तो आपको इसमें से याद रखना है कि अगर 1 रुपए के नोट आपसे पूछ रहे सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाए, भारत सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक नृत्य है, एक तरफ राज्य है, ठीक है। ये इधर आपका राज्य है और इधर क्या है, आपके लोक नृत्य है। आपको बताना है कि केरल करगम, गुजरात गरबा, उत्तर प्रदेश नौटंकी, पश्चिम बंगाल जटन, ठीक है। जट जटिन भी इसको बोलते हैं। तो आपको बताना है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। बताएंगे सभी कमेंट करके, इसमें कौन सुमेलित नहीं है जी। जी, इसमें करगम सुमेलित नहीं है। करगम कौन से राज्य में किया जाता है, करगम किया जाता है आपका तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में किया जाता है करगम, करगम कहाँ पे किया जाता है आपका, तमिलनाडु राज्य में। कौन सा नृत्य किया जाता है आपका, करगम। कौन सा नृत्य किया जाता है, करगम नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है, तमिलनाडु में। बाकी आपके सही सुमेलित हैं, गरबा गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश, जटिन बोलते हैं इसे जट जटिन, ठीक है। जट जटिन ये आपका पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ तो है पुराना नाम और एक तरफ है आपका नया नाम। एक तरफ है आपका पुराना नाम जो भी इसका चलता था, और एक तरफ क्या है जी, नया नाम। पुराना नाम और क्या है आपका, नया नाम। पुराना नाम आपसे याद रखेंगे निप्पन। निप्पन किस देश का पुराना नाम है, निप्पन आपको याद रखना है। निप्पन है आपका जापान देश का पुराना नाम, क्या है, निप्पन। जापान देश का पुराना नाम क्या है, निप्पन। आपसे पूछा जाए मेडागास्कर, मेडागास्कर किसको बोलते हैं, मालगासी। क्या है मेडागास्कर, क्या है, मालगासी, मेडागास्कर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जी हॉलैंड। हॉलैंड किस देश का पुराना नाम है, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है, हॉलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है आपका, हॉलैंड। क्लियर हो गया। आपसे पूछा मलया, मलया किस देश का पुराना नाम है, मलिया। मलिया है आपका मलेशिया का। किसका है आपका मलिया, मलेशिया का। क्लियर हो गया। मलिया किसका आपका, मलेशिया। याद रखेंगे इनको सब, ये सब आपके सामने सम्मिलित कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं जी। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा आपका पौधा है जिसे भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। आंवला है, आम है, नीम है, तुलसी है। तो
तो इसमें भारतीय डॉक्टर की जो उपमा है या उपाधि वो किसे दी गई है, वो दी गई आपकी तुलसी को। किसको दी गई है, आपकी तुलसी को दी गई है भारतीय डॉक्टर की उपाधि। क्लियर हो गया, किसे दी गई है, तुलसी को दी गई है भारतीय डॉक्टर की उपाधि। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि, मैगलन जल संधि या कुक जल संधि। आपको बताना है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो जावा सागर और हिंद महासागर आप पढ़ते हैं, जावा सागर तो ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में आपकी प्रमुख जल संधि कौन सी, सुंडा जल संधि। इंडोनेशिया में है जावा सागर और हिंद महासागर ये क्षेत्र। और कौन सी जल संधि आपकी, सुंडा स्ट्रेट या सुंडा जल संधि आप बोलते हैं। कौन से देश में, आपका इंडोनेशिया में। तो याद रखेंगे जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। क्लियर हो गया आपका जी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में है प्राचीन भारतीय ग्रंथ जिसका 40 से अधिक भाषाओं में आपका अनुवाद किया गया है, निम्न में से कौन सा आपका ग्रंथ है ऐसा। लीलावती है, पंचतंत्र, महाभाष्य या रामायण, ऐसा कौन सा आपका ग्रंथ है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है, ऐसा है आपका पंचतंत्र। कौन है जी, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा। कौन है पंचतंत्र के लेखक, विष्णु शर्मा। लीलावती, लीलावती आपने पढ़ा होगा, इसके लेखक कौन है, भास्कराचार्य। और कौन से विषय से संबंधित है, गणित विषय से संबंधित है। नेक्स्ट है महाभाष्य, महाभाष्य आपने पढ़ा होगा, महाभाष्य के लेखक कौन है, महाभाष्य आप पढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है जी, अश्वघोष, अश्वघोष। महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन है, अश्वघोष। और उसके बाद आप याद रखेंगे रामायण, रामायण किसने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि। किसने लिखी है, महाभारत सॉरी रामायण किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि। क्लियर हो गया जी। महाभाष्य ग्रंथ अगर आपसे पूछ रहा है कौन है, अश्वघोष जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें देखेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी। देखेंगे आगे बढ़ते हैं, इसमें एक थोड़ा सा संशोधन करेंगे। महाभाष्य, महाभाष्य में क्या है, महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। क्या है, पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है, पंतजलि। ठीक है, आप याद रखेंगे कौन आपके, पंतजलि महाभाष्य के लेखक हैं जी। इस असुविधा के लिए खेद है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका सल्तनत काल में दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित था, शाही पत्राचार, विदेश विभाग, सैन्य विभाग या वित्त प्रभाग। दीवान ए आरिज सल्तनत काल में आपने पढ़ा होगा। और इसकी जो स्थापना है आप पढ़ते हैं, गुलाम वंश का शासक कौन है, गुलाम वंश का शासक है आपका बलवन। तो बलवन के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, दीवान ए आरिज। और दीवान ए आरिज को हम क्या बोलते हैं, सैन्य विभाग। क्या बोलते हैं, दीवान ए आरिज को सैन्य विभाग इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण का अभाव होता है, जड़त्व कम होता है, जड़त्व अधिक होता है या द्रव्यमान अधिक होता है। तो बर्फ पर चलना कठिन होता है, आपको बताना है घर्षण का अभाव होता है, जड़त्व कम होता है, जड़त्व अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होता है। तो बर्फ पर चलना कठिन इसलिए है क्योंकि किसका अभाव होता है, घर्षण बल का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, घर्षण बल का अभाव होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्लियर हो गया, घर्षण बल का अभाव होता है और इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को सही क्रम आपका क्या है, अवरोही क्रम आपको बताना है। बताएंगे सभी इसमें से जी, कमेंट करके बताएंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद कौन है। इसमें जब मैंने आपको बताया ज्योग्राफी तो इसका एक कोड बताया था WFAT2 सन। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो ये क्या है, सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम है। क्या है, सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम है, WFAT2 सन। तो सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम क्या है, WFAT2 सन। ये सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम है। तो इसमें आपको याद रखने, ये आप पढ़ेंगे तो WFAT2 सन, W से क्या बन जाएगा आपका बुध, F से फ्राइडे यानी शुक्र, E से अर्थ यानी पृथ्वी। अब दो टी हैं, एक टी से बन जाएगा ट्यूसडे यानी मंगल, एक टी से बन जाएगा थर्सडे यानी बृहस्पति, S से बन जाएगा सैटर्न यानी शनि, U से बन जाएगा यूरेनस यानी अरुण और N से बन जाएगा नेपच्यून यानी वरुण। अब बाद वाले चार इनको बिल्कुल ऐसे के ऐसे आप लिख देंगे। तो क्या है, नंबर 1 क्या है, बृहस्पति,
बृहस्पति के बाद कौन है आपका, बृहस्पति के बाद कौन है, शनि है। शनि के बाद कौन है, शनि के बाद है अरुण। अरुण के बाद कौन है आपका, वरुण। अरुण के बाद कौन है, वरुण। तो ये आपके 4 बड़े ग्रह हैं घटते हुए क्रम में। अब आपको याद रखना है, अन्य को अगर हम लगाएं, क्योंकि 8 ग्रह हैं, इनकी कुल संख्या 8 है। 5वां पैसे, 5 पैसे क्या बन जाएगा, पृथ्वी। और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र। और आपने सबसे पढ़ाई होगा सबसे छोटा कौन है, बुध। तो बुध से पहले आप याद रखेंगे कौन है, मंगल। और मंगल के बाद कौन हो जाएगा, मंगल के बाद हो जाएगा आपका बुध। कौन हो जाएगा, बुध। तो आपको याद रखना है ये अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में नंबर 1 कौन है आपका, बृहस्पति सबसे बड़ा, दूसरा शनि है, तीसरा अरुण है, चौथा कौन है, वरुण है, 5वां पृथ्वी है, नंबर 6 पे कौन है, शुक्र है, नंबर 7 पे मंगल और नंबर 8 पे कौन है, बुध है। क्लियर हो गया। तो ये आपको याद रखने इस तरीके से, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। कौन है, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, चिल्का झील उड़ीसा है, या बिहार में कवरताल आर्द्र भूमि है, या केरल में सस्तम कोट्टा है। आपको बताना है भारत की प्रथम रामसर साइट। तो भारत की प्रथम रामसर साइट, अगर रामसर साइट की अगर आप बात करें तो 2 फरवरी 1971 आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। 2 फरवरी 1971 में ईरान देश का शहर है रामसर, यहाँ पे सम्मेलन आपका किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है इनको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था जी। देखेंगे, पढ़ा है आपने। तो रामसर साइट आप पढ़ते हैं तो ईरान का शहर क्या है, रामसर। वहाँ पे सम्मेलन हुआ आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, जो वेटलैंड एरिया है तो उनको बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन किया गया। तो रामसर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य ये जो आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र है, वेटलैंड एरिया, तो उसको सुरक्षित रखना है, जो जीवों की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस आपका कब बनाया जाता है, अब आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमि दिवस आप कब बनाते हैं जी, आर्द्र भूमि दिवस आपका बनाया जाता है 2 फरवरी को। कब बनाते हैं, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है जी। अब इसमें क्वेश्चन है कि जो आर्द्र भूमि दिवस है, रामसर समझौता है, अगर आपसे पूछे रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ तो आप याद रखेंगे 1975। लेकिन भारत ने रामसर समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए, 1982। इन क्वेश्चन को भी आप याद रखें। रामसर समझौता कब लागू हुआ, 1975। हुआ कब था, 1971 में। भारत ने कब हस्ताक्षर किए, 1982 में। ऐसे आपके डीपली पूछ लेते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है, प्रथम रामसर साइट पूछिए तो आप याद रखेंगे प्रथम रामसर साइट कौन सी, चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है, ओडिशा में। कहाँ पर है चिल्का झील, ओडिशा में स्थित आपकी चिल्का झील। ये प्रथम रामसर साइट है। क्लियर हो गया। प्रथम रामसर साइट कौन सी आपकी, चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में आपके स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित आपकी चिल्का झील। तो ये प्रथम रामसर साइट है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, 75। कितनी है, 75। ये इस क्वेश्चन से आपको कितनी जानकारी मिली। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। 2 क्वेश्चन और आपके अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छन महाराज किस नृत्य से जुड़े हुए हैं। अच्छन महाराज आपसे पूछे तो ये कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं कथक नृत्य से। कथक कहाँ पे होता है, यूपी में होता है, या उत्तर भारत आप कह सकते हैं। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, कथकली कहाँ का है, कथकली आपका केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है जी, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम कहाँ का है, भारतनाट्यम कहाँ का है जी, तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। क्लियर हो गया। भारतनाट्यम कहाँ का आपका, तमिलनाडु जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की मॉक टेस्ट का, और एसएससी जीडी का जो आपका मॉक टेस्ट चल रहा था उसका आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आगे जो मॉक टेस्ट हम पढ़ेंगे तो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उनका आधार रहता है, उसके आधार पर नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप कवर करेंगे। ठीक है। तो ये आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो मॉक टेस्ट कराए थे, लास्ट क्वेश्चन है उस मॉक टेस्ट का। तो इसमें क्वेश्चन है मिलेराइट किसका अयस्क है। मिलेराइट, मिलेराइट किसका अयस्क है, तो ये किसका अयस्क है आपका, निकेल का। किसका अयस्क है, मिलेराइट। मिलेराइट आपसे पूछ रहा है मिलेराइट किसका अयस्क है। मिलेराइट किसका अयस्क है जी, आपका निकेल का। क्लियर हो गया। मिलेराइट किसका अयस्क है आपका, निकेल का। क्लियर हो गया सभी का। मिलेराइट किसका अयस्क है, निकेल का।
जी, मिलेराइट किसका है, इसका आपने पढ़ा है, किसका है, निकेल का। क्लियर हो गया सभी का। मिलेराइट किसका है, इसका आपका निकेल का है, इसका आपका मिलेराइट। क्लियर हुआ सभी का। जी, मिलेराइट निकेल का है इसका, ये आपने पढ़ा। तो ये आपका एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज ये आपकी समाप्त की जाती है। आगे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में हम कवर करेंगे। उसमें जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम कराएंगे। जल्दी ही वो आपका आरंभ हो जाएगा, रोज शाम को आपको मिलेगा। तो जो आपने मॉक टेस्ट देखे अभी तक एसएससी जीडी के लिए, अगर अब वो आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।